इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प या यूं कहें कि रोंगटे खड़े कर देने वाले जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को डिकोड करने वाले हैं। रणनीतिक खुफिया रिपोर्टों से निकला ये एक हाइपोथेटिकल लेकिन एकदम सधा हुआ ब्लूप्रिंट है कि कैसे ईरान की टॉप लीडरशिप को ट्रैक और एलिमिनेट किया जा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हम इस पूरे मिशन को 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, 2018 में स्ट्रैटेजी कैसे बदली। दूसरा, इस इनविजिबल टारगेट को कैसे मैप किया गया। तीसरा, सैटेलाइट्स, एआई और साइबर का इसमें क्या रोल था। चौथा, वो जियोपॉलिटिकल वेटिंग गेम। और आखिर में एयर स्ट्राइक का फाइनल एग्जीक्यूशन। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, द 2018 स्ट्रैटेजी शिफ्ट। कोई भी इतना बड़ा कदम अचानक नहीं उठाया जाता, उसके पीछे एक ट्रिगर होता है। 2018 से पहले एक बड़ा रणनीतिक डेडलॉक था। पुरानी अप्रोच क्या थी? बस वैज्ञानिकों को निशाना बनाओ या न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिरा दो। पर सच कहें तो इससे सिर्फ वक्त जाया हो रहा था। ईरान तुरंत अपने प्रोग्राम को फिर से खड़ा कर लेता था। ये एक तरह का रीबिल्डिंग लूप बन गया था। इसलिए एक बहुत ही रैडिकल शिफ्ट की जरूरत महसूस हुई, सीधे टॉप लीडरशिप को हटाना, ताकि ये लूप हमेशा के लिए टूट जाए। और ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। 31 जनवरी 2018 की वो तारीख जब पूरा गेम ही पलट गया। हुआ ये कि मोसाद के एजेंट्स ने तेहरान के सिरोबाद में एक सीक्रेट वेयरहाउस पर रेड की और वहां से आधा टन, जी हां पूरे 500 किलो खुफिया दस्तावेज निकाल लाए। जरा सोचिए, 500 किलो डेटा। इन पेपर्स ने उन अंडरग्राउंड ठिकानों का पर्दाफाश कर दिया जिनकी दुनिया को कानो कान खबर तक नहीं थी। अब आते हैं पार्ट 2 पे, इनविजिबल टारगेट को मैप करना। तेहरान के बीचों बीच स्थित पास्चर स्ट्रीट कंपाउंड के अंदर घुसपैठ करना, ये अपने आप में एक अलग ही लेवल की चुनौती थी। क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं थी। ये 30 एकड़ का एक ऐसा किला था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। सुरक्षा इतनी कड़ी कि पूछिए मत। एक 3 टियर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था। सबसे अंदर 500 मीटर का दायरा, जहां सिर्फ वली ए अम्र गार्ड्स तैनात थे, जो किसी और को नहीं, सिर्फ सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते थे। बीच के लेयर में बेहद भरोसेमंद स्पेशल यूनिट्स थीं और बाहर की तरफ रैपिड रिएक्शन यूनिट। और हां, ये पूरा इलाका रोटेटिंग कैमरा, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर और जैमर से पूरी तरह सील था। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन असली कहानी तो सतह के नीचे थी। जो मेन टारगेट था वो जमीन के ऊपर रहता ही नहीं था। सतह के नीचे एक इतना गहरा बंकर था कि सिर्फ लिफ्ट से नीचे जाने में ही पूरे 5 मिनट लगते थे। और ये बंकर 5 किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क से जुड़ा था। हैरानी की बात यह है कि इस टनल को जानबूझकर अस्पतालों जैसे शहीद शूरीदेह मेडिकल सेंटर और स्कूलों के ठीक नीचे बनाया गया था, ताकि इमरजेंसी में आम नागरिक एक ढाल की तरह काम आए। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, सैटेलाइट्स, एआई और साइबर। देखते हैं कि सालों की प्लानिंग के बाद ये अदृश्य घेराबंदी आखिर तैयार कैसे की गई। इस सर्विलांस का स्केल सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ स्टाफ के फोन में पेगासस स्पाईवेयर डाला जा रहा था, तो दूसरी तरफ चीन के बनाए हुए जो हिकविजन और ट्यांडी ट्रैफिक कैमरे ईरान ने लगा रखे थे, उन्हें रिमोट हैकिंग के जरिए कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सिर्फ साइबर से काम नहीं चलता। ऑन ग्राउंड एजेंट्स कचरे तक की छानबीन कर रहे थे। और तो और धीरे धीरे करके ईरान की सीमा के अंदर ही अनगिनत ड्रोन्स स्मगल करके छुपा दिए गए थे। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी नजर। और अंतरिक्ष से जो सपोर्ट मिल रहा था वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। अमेरिका के सैटेलाइट्स आसमान से परछाइयों तक की नापझोंक कर रहे थे। लेकिन असली गेम चेंजर था ओरायन सैटेलाइट। इसने रेडियो और फोन के सिग्नल्स को बीच में ही पकड़ लिया और इस सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए सीधा ऑस्ट्रेलिया की पाइन गैप फैसिलिटी भेज दिया। ये सैटेलाइट्स इतने अचूक थे कि कंपाउंड के अंदर रोज कौन सा खाना आ रहा है ये तक पता चल रहा था। ये चोर सिपाही का एक बड़ा ही दिलचस्प खेल बन गया था। एक तरफ एडवांस सर्वेलेंस लाइव ट्रैकिंग कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा था। उन्होंने पूरे कंपाउंड को फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ दिया ताकि हवा में कोई सिग्नल ही न जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स बैन कर दिए गए, विजिटर्स की आंखों पर पट्टी बांधी जाने लगी। और तो और उन्होंने सैटेलाइट्स के गुजरने का टाइम कैलकुलेट कर लिया, ताकि वो सिर्फ उसी वक्त बाहर निकले जब सैटेलाइट्स का ब्लाइंड स्पॉट हो। अब इतने सारे हथकंडों के बाद जब इंसान का दिमाग इस लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को नहीं संभाल पाया, तब एंट्री हुई एआई की। प्रोजेक्ट मेवन नाम के इस एआई सिस्टम ने फोन कॉल्स से लेकर गार्ड्स की शिफ्ट और चलने के तरीके तक सब कुछ एनालाइज किया। और इसका रिजल्ट, एआई ने 98.7%, बिल्कुल सही सुना आपने, 98.7% एक्यूरेसी के साथ टारगेट के हर कदम को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया। लेकिन सिर्फ जानकारी होना ही सब कुछ नहीं होता।
इसलिए हम आते हैं पार्ट 4 पर, द जियोपॉलिटिकल वेटिंग गेम। बिना सही माहौल के इतना बड़ा कदम उठाना सीधा वर्ल्ड वॉर को न्योता देना था। इसके लिए एक लंबा और बहुत ही सधा हुआ इंतजार किया गया। इस टाइमलाइन को देखिए। नवंबर 2024 में अमेरिका में प्रशासन बदलता है तो रणनीति भी एग्रेसिव हो जाती है। फिर जून 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत कुछ जॉइंट एयर स्ट्राइक शुरू होती हैं। इसके बाद फिर थोड़ा सन्नाटा, और फिर आती है 23 फरवरी 2026 की तारीख, जब खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी लीडरशिप मीटिंग की भनक लगती है। 27 फरवरी को कंफर्म होता है कि ये मीटिंग बंकर में नहीं बल्कि सतह पर होगी, और बस इसी के साथ स्ट्राइक का फाइनल अप्रूवल मिल जाता है। इस पूरे दौर में खौफ किस कदर हावी था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2025 के हमलों के दौरान टारगेट तेहरान के एक दूसरे लवेजान बंकर में छिप गया था, और वहां से जानबूझकर बहुत ही लो क्वालिटी ब्लर वीडियो रिलीज किए गए। क्यों? ताकि विदेशी एजेंसियां वीडियो में बैकग्राउंड से आ रही जनरेटर या वेंटिलेशन की आवाज का एनालिसिस करके ये ना पता लगा लें कि बंकर कितना गहरा है। ये सच में बहुत ही चालाकी भरा कदम था। और अब हम इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं, पार्ट 5, एयर स्ट्राइक का एग्जीक्यूशन। चलिए 28 फरवरी 2026 की उस सुबह को मिनट दर मिनट डिकोड करते हैं। ये पूरा ऑपरेशन एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह था, जहां हर एक स्टेप को दूसरे के साथ एकदम सटीक बैठना था। सुबह 7:50 पर सबसे पहले पास्चर स्ट्रीट के आसपास के सारे मोबाइल टावर जैम कर दिए गए। ठीक उसी पल ईरान के S-300 और बावर 373 रडार सिस्टम्स की सप्लाई चेन में सालों से छिपे पड़े मालवेयर को एक्टिवेट किया गया, और रडार की स्क्रीन एकदम से ब्लैंक हो गई। इसके तुरंत बाद वो ड्रोन्स जो पहले स्मगल किए गए थे, उन्होंने इन अंधे हो चुके एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिजिकली तबाह कर दिया। रास्ता पूरी तरह से साफ था, और F-35 और F-15 जेट्स बिना किसी रुकावट के अपने टारगेट की तरफ निकल पड़े। घड़ी में ठीक 9:40 बज रहे थे, और आसमान से 30 से भी ज्यादा हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलें एक साथ गिरीं। इनकी रफ्तार और सटीकता इतनी अचूक थी कि उन्होंने सीधे सतह पर मौजूद कंपाउंड को हिट किया। उस एक झटके में वो मेन टारगेट और उनके साथ मौजूद 40 टॉप ऑफिशियल्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो गए। सब कुछ खत्म। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था। इसके तुरंत बाद जो हुआ वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टर क्लास है। देश भर के रडार और ड्रोन बेस पर तो हमले हुए ही, पर सबसे हैरान करने वाली बात थी आम नागरिकों का सबा प्रेयर ऐप हैक होना। अचानक लाखों फोन्स पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, हेल्प हैज अराइव्ड, यानी मदद आ गई है। उधर ईरानी सेना को मास सरेंडर के मैसेज भेजे गए। ये दिखाता है कि उनका पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सालों पहले ही हैकर्स की मुट्ठी में जा चुका था। टॉप लीडरशिप पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो चुकी थी। हालांकि मुश्तबा खामेनेई बुरी तरह घायल होने के बावजूद बचने में कामयाब रहे। इस पूरे सिनारियो में एक ऐसा सच भी है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हमले के बाद इतना ज्यादा खौफ बैठ गया था कि पब्लिक फ्यूनरल तक टालना पड़ा। उन्हें लगा कि फ्यूनरल में जुटने वाली भीड़ कहीं एक और टारगेट न बन जाए। इस डर की वजह से लीडर की बॉडी को मजबूरी में डीप फ्रीज में रखना पड़ा। ये एक तरह से इस पूरी कहानी का सबसे अजीब और डरावना हिस्सा है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के इस AI, साइबर और सैटेलाइट डोमिनेंस वाले युग में क्या सच में कोई लीडर पूरी तरह से छिप सकता है? और हाँ, इन सब के बीच जनरल इस्माइल कानी का ऐसे हमलों में बार बार चमत्कारिक रूप से बच जाना, क्या ये सिर्फ किस्मत है, या फिर इस बड़े खुफिया खेल में कोई ऐसा इनसाइडर मोल है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस हाई स्टेक्स गेम को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।